बुलेटिन महारो राजस्थान का दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर एक एक करके नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं राहुल गांधी को लेकर के लगातार कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की, जिस पर राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है। कई जिलों में प्रदर्शन के बाद हालात बिगड़ गए। प्रदर्शनकारी कांग्रेस के नेता बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते देखे गए। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। कई जिलों में प्रदर्शन के बाद तो हालात बेहद खराब हो गए। प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उनको रोका तो झड़प हो गई। अजमेर, उदयपुर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें देख लीजिए। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ कई जगहों पर झड़प भी हुई। अजमेर में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कलेक्ट्रेट में घुस रहे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इस बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और अभद्र टिप्पणी करने वाले सांसदों और नेताओं पर लोकसभा की सदस्यता के साथ ही पार्टी से निष्कासित करने की मांग रखी। ऐसा नहीं होने पर राष्ट्र स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। आज पूरा देश देख रहा है किस तरह सत्ताधारी पार्टी और उसके सहयोगी विपक्ष के नेता के साथ अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और देश की एकता अखंडता को जो है तोड़ने की पूरी ताकतें लगा रहे हैं। उस स्थिति में अगर प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध रखी है तो देश की जनता इसको देख रही है। और एक बहुत दयनीय बात है कि जो व्यक्ति सब समाजों को, गरीबों को और देश के उन पीड़ितों को साथ लेके चल रहा है और एक तरफ मोहब्बत की बात कर रहा है और एक तरफ ये नफरत की आग फैला रहे हैं, तो इस तरह सारी देश की जनता ने देख लिया। कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी जी के ऊपर यदि थोड़ी सी भी आंच आई तो हिंदुस्तान के करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आज का तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। उदयपुर में शहर, जिला और देहात कांग्रेस ने भी कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले नेताओं को बर्खास्त करने की मांग उठाई। महाराष्ट्र से शिवसेना से विधायक गायकवाड़ ने जिस तरह से हमारे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के बारे में कहा कि जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, और केंद्र की मोदी सरकार में जो मंत्री है रमनीत सिंह बिट्टू, उसके द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में आतंकवादी शब्द कहे जाने के बारे में हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया। झुंझुनू में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश टुंडा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया, जिसमें मदरसा बोर्ड चेयरमैन एमडी चौबदार समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे देश की आजादी के समय की बात हो, चाहे आज हर मोर्चे पे डट के खड़ा है। राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिला के साथ देने के लिए तैयार खड़ा है। अगर उनके खिलाफ इस तरीके की अशोभनीय भाषा का शब्द किया जाएगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कोई हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं। और आने वाले दिनों में, आज तो ये सांकेतिक धरना है, और आने वाले दिनों में अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो गांव ढानियों और सड़कों तक पे बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रतापगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने मिनी सचिवालय में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब जरा जैसलमेर से आई तस्वीरों को देखिए। पीसीसी महासचिव अंजना मेघवाल के नेतृत्व में हनुमान चौराहे के पास गांधी दर्शन के आगे कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज पीसीसी के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जो राहुल गांधी जी के खिलाफ असभ्य भाषा और जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है उसके में रखा गया है। चित्तौड़गढ़ में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर बीजेपी और उनके सहयोगियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो वहीं प्रदेश में एसआई पेपर लीक मामले को लेकर के एसओजी की कार्रवाई लगातार चल रही है। रामू राम रायका और बाबूलाल कटारा को जेल भेजने के बाद अब आरपीएससी के कई कर्मचारी भी शक के दायरे में हैं और ऐसा संभव है कि आने वाले दिनों में कई और लोग एसओजी के हत्थे चढ़े। रिपोर्ट देखिए। एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच तेज। एसओजी के रडार पर आरपीएससी के 8 कर्मचारी। जल्द हो सकती हैं कई और गिरफ्तारियां। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में आरपीएससी से जुड़े कुछ और कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। जानकारी की माने तो आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। उनसे पूछताछ के बाद आरपीएससी के 8 कर्मचारियों को नामजद किया गया है, जिनसे एसओजी पूछताछ कर रही है। कटारा और रायका के बाद इन 8 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है। बताया जा रहा है कि जिन 8 कर्मचारियों को नामजद किया गया है वो बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका के ऑफिस के स्टाफ से जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो एसओजी बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका को रिमांड के दौरान आरपीएससी मुख्यालय लेकर गई थी, जहां से कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि जिन 8 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है वो कटारा और रायका के बेहद करीबी हैं। माना जा रहा है कि कटारा ने इन्हीं कर्मचारियों की मदद से पेपर हासिल कर रायका को दिया। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद बाबूलाल कटारा ने एसओजी की पूछताछ में रामू राम रायका को पेपर देने की बात कबूल कर ली है। सूत्रों की माने तो कटारा ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रायका को फ्री में पेपर देने की बात कबूल की है। उनका कहना है कि पुराना दोस्त होने के चलते उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया। ऐसे में एग्जाम से करीब 6 से 7 दिन पहले कटारा ने पेपर हासिल कर इसके प्रश्नों को हाथ से एक पेपर पर लिखवाया। इसके बाद इसकी फोटो खींचकर रायका को उपलब्ध कराई। हालांकि एजेंसी को इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका है कि रायका ने पेपर किसी और को दिया या नहीं। वहीं बाबूलाल कटारा ने रायका के अलावा एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर और किसे दिया, इसका भी जवाब मिलना बाकी है। ऐसे में एसओजी तफ्तीश कर रही है कि पेपर लीक प्रकरण में इन कर्मचारियों की भूमिका क्या रही, क्या इन्होंने भी किसी और को पेपर दिया। ऐसे में एसओजी की पूछताछ में अगर भूमिका संलिप्त पाई गई तो जल्द ही और गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण 2021 से जुड़ा हुआ मामला अब आरपीएससी तक पहुंचा है। एक बार फिर से एसओजी की जांच का दायरा आरपीएससी तक पहुंचा, जिसमें एसओजी ने आरपीएससी के 8 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका की गिरफ्तारी के बाद ही ये नाम सामने है, जिसमें एसओजी को लगता है कि इन 8 कर्मचारियों की भूमिका भी कहीं ना कहीं पेपर लीक प्रकरण में लिप्त जुड़ी हुई है। और इसी बीच भरतपुर से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने यहां पर देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कृष्णकांत खंडेलवाल को 3,60,000 रुपए की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम ने कृष्णकांत खंडेलवाल को सेवा टोल प्लाजा के पास से पकड़ा है, जो कि निजी वाहन से जयपुर की तरफ जा रहा था। इसके पास से एसीबी ने 3,60,000 रुपए बरामद किए। कार्रवाई एसीबी के एडिशनल एसपी अमित सिंह के नेतृत्व में की गई है। एसीबी की तरफ से फाउंडेशन की ओर से एसीबी को सूचना मिली थी। फिलहाल एसीबी ने देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह घूसखोर अधिकारी जो देवस्थान विभाग में करप्शन का बड़ा केंद्र बना हुआ था, इसका पर्दाफाश एसीबी की तरफ से किया गया है। देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी कि देवस्थान विभाग के जो सहायक कमिश्नर श्री के खंडेलवाल ये अवैध रूप से अर्जित की हुई राशि को लेकर आज जयपुर की तरफ जाएंगे। जयपुर इनका निवास है, तो सूचना पर हमने इनका फॉलो किया। उसके बाद में जो लुधावई टोल प्लाजा है वहाँ जिस गाड़ी से जा रहे थे उनको रुकवाया। इनका जो बैग था उसकी तलाशी ली गई, तो उसके बॉटम में 3,60,000 रुपये प्राप्त हुए। इन्होंने जो प्रथम स्पष्टीकरण अपना दिया कि ये राशि कहाँ से लाए हैं, वो उसको वेरीफाई किया गया, तो वो
वेरीफाई नहीं हुआ, संतोषप्रद पूरा जवाब नहीं हुआ, तो जिस पर आगे की कार्रवाई अभी की जाएगी। सर, अगर ये जवाब के मुकदमा दर्ज होगा, इनका मेमो, इसमें सर्च मेमो जो बन के मुख्यालय जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली उसमें डिसीजन होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं प्रदेश में बिगड़ी हुई बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए बिजली विभाग की तरफ से एक पहल की गई है। जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है, जहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिजली के खुले तार, ट्रांसफार्मर्स को कवर करने का काम शुरू कर दिया गया है। जयपुर के सीकर रोड पर करीब 20 स्थानों पर इस तरह से ट्रांसफार्मर्स को कवर किया गया ताकि बिजली तंत्रों की चपेट में आने में से होने वाले हादसों को रोका जा सके। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि बिजली हादसों को रोकने के लिए बिजली सुरक्षा कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों से कहा गया है कि बिजली के ट्रांसफार्मर्स खुले नहीं छोड़े जाएं, फेंसिंग आदि उपाय अपनाए जाएं, इससे बिजली हादसों को कम किया जा सकेगा। इस रोड पर लगभग 20 ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जहां पर अभी फिलहाल ये एक मॉडल के रूप में विकसित किया, उसको देख करके उसमें क्या सुधार हो सकता है और कैसे उसको स्ट्रेंथ दे करके हम लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं, लंबे समय तक ये निरंतर जो सुरक्षा ट्रांसफार्मर भी करे और आने जाने वालों को उससे असुविधा ना हो और उसमें कचरा नहीं रहे, साफ सफाई रहे। इसको देखते हुए एक ये निर्देश दिए हैं। इनको मॉडल के रूप में प्रदेश के सभी नगर निकायों में जहां भी नगरीय क्षेत्र है वहां पर इसी तरह से विकसित करके और इनको सुरक्षित भी किया जाएगा और आमजन को इससे जो समस्या होती है उससे निजात भी मिलेगी। और ऐसी तरह से चाहे वो तारों का अव्यवस्थित रूप से फैलाव हो, जमावड़ा हो, उस पर भी निर्देश दिए गए हैं। उधर जयपुर के नाहरगढ़ के घने जंगलों में 20 दिन से लापता राहुल का अब तक कोई सुराग नहीं लगा और इसी बीच जयपुर पुलिस ने राजस्थान हाईकोर्ट में इसे लेकर एक प्रगति रिपोर्ट भी पेश की है। पुलिस ने कहा अपनी रिपोर्ट में कि वो पूरी शिद्दत से राहुल को खोजने में लगे हुए हैं। वहीं कोर्ट ने पुलिस को राहुल को ढूंढने के लिए 2 सप्ताह का वक्त दिया है और कहा है कि कहीं से भी हो राहुल की सूचना ढूंढ करके उसे 2 सप्ताह में लाया जाए। नाहरगढ़ के जंगलों में राहुल की गुमशुदगी का मामला। जयपुर पुलिस ने हाईकोर्ट में सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। पुलिस की कोशिश से संतुष्ट नजर आया कोर्ट। नाहरगढ़ के जंगलों में राहुल कहां गुम हो गया कोई नहीं जानता। इस बीच पुलिस समेत कई टीमें उसे खोजने में लगी हुई हैं। ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक नाहरगढ़ की इन घनी पहाड़ियों में उसे खोजता रहा, लेकिन 20 दिन गुजरने के बाद भी राहुल का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस बीच जयपुर पुलिस ने राजस्थान हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कोर्ट को बताया कि पिछले 20 दिनों में पुलिस ने राहुल को खोजने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। पुलिस ने अपने जवाब में कहा, हम राहुल को खोजने में बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं। हर तरीके से हमने सर्च अभियान चला रखा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की अदालत प्रोग्रेस रिपोर्ट पर संतुष्ट नजर आई, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को राहुल को ढूंढने के लिए 2 सप्ताह का समय और दिया है और कहा कि युवक को किसी भी तरह तलाश करें। कोर्ट ने हमसे एक रिपोर्ट मांगी थी कि अब तक हमने क्या प्रयास किए हैं, तो वो रिपोर्ट हमारे द्वारा पेश की गई, जिससे ऑनरेबल कोर्ट अब तक के प्रयासों से संतुष्ट थे कि हमने हर तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और हर एंगल्स पे, और वहाँ पे जो हमारी पूरी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग और पुलिस की जो टीम टुकड़ी अधिकारियों के नेतृत्व में वहाँ सर्च ऑपरेशन कर रही थी, उससे हाई कोर्ट ने सहमति जताई और हमें 2 हफ्ते का और टाइम दिया है कि हम और इस पे काम करें और अपना रिपोर्ट प्रेषित करें। दरअसल इस मामले में कोर्ट ने राहुल के पिता सुरेश चंद्र शर्मा की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षकरण की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें पुलिस से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी। राहुल के पिता की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में छोटे बेटे आशीष की तरह राहुल की हत्या और उसके अपहरण की आशंका जताई गई है। उन्होंने पुलिस से इस दिशा में जांच करने की गुहार भी लगाई है।
उन्होंने कॉल डिटेल के आधार पर भी जांच करने का सुझाव दिया। आपको बता दें कि भट्टा बस्ती में पर्वतीय कॉलोनी में रहने वाला राहुल अपने छोटे भाई आशीष के साथ 1 सितंबर को रविवार सुबह नाहरगढ़ पहाड़ी पर घूमने के लिए गया था। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे राहुल और आशीष ने अपनी मां और एक होमगार्ड को फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि वे जंगल में रास्ता भटक गए हैं। आशीष ने कहा था उसे बड़ा भाई राहुल भी नहीं मिल रहा है। अगले दिन यानी 2 सितंबर सोमवार सुबह आशीष की लाश पहाड़ी पर जंगल में मिली। वहीं राहुल रहस्यमय बना हुआ है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। आपको बताएं कि 1 सितंबर को राहुल और उसका भाई आशीष नाहरगढ़ की पहाड़ी पर घूमने के लिए गए थे, जिसके बाद राहुल और आशीष लापता हो गए, उनका सुराग नहीं लगा और वहीं पर अगले दिन आशीष की मौत हो गई, उसकी लाश झाड़ियों में मिली। इस पूरे मामले में राहुल और आशीष के पिता की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें पहले भी कोर्ट ने 2 सप्ताह का वक्त पुलिस को दिया था, लेकिन उसके बाद भी राहुल का कोई सुराग नहीं लगा है। और चलिए अब बात करेंगे अजमेर की, जहां पर नारे हत्या के बदले एक और हत्या की यह खास रिपोर्ट देखिए। महिला की हत्या, परिजनों में गुस्सा। 3 दिन बाद भी नहीं मिला इंसाफ। सदमे में परिवार, प्रोटेक्शन की मांग। हिस्ट्री शीटर ने सौगंध खाकर लिया बदला। ये तस्वीरें झुंझुनू के सिंघाना थाना क्षेत्र की है, जहां खानपुर गांव में 3 दिन पहले हुई सजना देवी की हत्या के बाद परिजन इंसाफ की गुहार लगाने थाने पहुंचे। पुलिस कार्रवाई से नाराज परिजनों का कहना है कि 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। मृतका सजना देवी का शव अब भी बीटीके अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है और परिजन पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर रहे। उनका आरोप है कि पुलिस न तो आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई और न ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। उसमें यही है कि एक तो पुलिस अपना काम नहीं कर रही। आज 3 दिन हो गए, मुलजिम पकड़ा नहीं जा रहा। उनके घर वालों को उठा उठा के लेके आ रहे हैं, मैं मुलजिम है उसको नहीं लेके आ रहे। क्या हम इस लायक थे? हम बॉर्डर पे इसीलिए बैठे हैं कि भाई हम देश की सुरक्षा करें और हमारे घर की कोई ना करे, ना कोई प्रोटेक्शन दे रखी। इन्होंने अपना काम किया, उधर से लाइन तोड़ कर दी। इधर पुलिस का कहना है कि उन्होंने परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें राजस्थान और हरियाणा में दबिशें दे रही हैं। दिनांक 18 तारीख को सजना देवी की एचएस उमेश यादव द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में आज करीब 8-10 औरतें और 5-7 आदमी आए थे, जिन्होंने संभावना जताई कि साहब वो दोबारा आके हमारे साथ कोई घटना कारित कर सकता है, हमें सुरक्षा दी जाए। जिस पर उच्च अधिकारियों से वार्ता कर इनके घर पर 2 आदमी लगाए हैं। लेकिन ये पूरी घटना तब शुरू हुई थी जब 3 साल पहले सजना देवी के पति वेद प्रकाश ने हिस्ट्री शीटर उमेश यादव के पिता की उसी दिन उमेश ने चिता के आगे धमकी दी थी कि वो बदला लेकर रहेगा। 3 साल बाद उमेश पैरोल पर जेल से बाहर आया और सजना देवी की हत्या कर दी। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 3 साल पहले उमेश ने अपने पिता की चिता के सामने किस तरह से धमकी दी थी कि तेरे दुश्मन भी तेरे साथ आ रहे हैं। अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस कब तक हिस्ट्री शीटर उमेश और उसके साथियों को गिरफ्तार करेगी और मृतका के परिजनों को कब इंसाफ मिलेगा। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो वहीं बीकानेर की फील्ड फायरिंग रेंज में आज आसमान धमाकों से गूंज उठा। भारत और अमेरिका की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास यहां पर जोरों पर है। यह रिपोर्ट देखिए। धमाकों की गूंज, आतंकी ठिकाने ढेर, आर्टिलरी इन्फेंट्री को कमान, टेररिस्ट के मंसूबे नाकाम। अमेरिका भारत का युद्धाभ्यास, पाक चीन को करारा जवाब। धमाकों की आवाज किसी बॉर्डर की नहीं बल्कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की है, जहां अमेरिका और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा। दोनों देश के जवान पिछले 9 सितंबर से युद्ध अभ्यास में जुटे हुए हैं। बीकानेर के महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में भारत और अमेरिका के सैनिक पिछले 72 घंटे से युद्धाभ्यास कर रहे हैं और इस युद्धाभ्यास के अंदर जो है वो मुख्य रूप से आतंकवाद के खात्मे को लेकर किस तरह से दोनों देश की सेनाएं जो है वो कार्य करे, इसको लेकर रणनीति बनाई गई थी। आज भारत और अमेरिकी सैनिकों ने दुश्मन के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की और दुश्मनों को मार गिराया। इस अभ्यास में हवाई हमलों के साथ आर्टिलरी और इन्फेंट्री के दुश्मनों पर प्रहार किया। हवाई हमलों और आर्टिलरी की ताबड़तोड़ बमबारी ने दुश्मनों के ठिकानों को मटियामेट कर दिया। आज जो है सबसे पहले जो है वायु सेना के माध्यम से दुश्मन देश के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया और उसके बाद में इन्फेंट्री डिवीज़न और उसके साथ साथ में जो आर्टिलरी के जो सैनिक है उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में जो है वो बमबारी करते हुए इस पूरे इलाके को अपने कैप्चर में किया। अभ्यास के अंतिम चरण में 72 घंटों में गहन सत्यापन अभ्यास किया जा रहा। लाइव फायर ड्रिल्स और वायु अभियानों का प्रदर्शन करते हुए दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर ये दिखाया कि जब बात समन्वय की हो तो दुश्मन नहीं बच सकता। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शौर्य, समर्पण और समन्वय के साथ जब दो महाशक्तियां मिलती हैं तो विजय सुनिश्चित होती है। ये भारतीय सेना के वो जवान हैं जो इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक इन जवानों के साथ एक ये जो बाज है जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, ये भी भारतीय सेना का वो जवान है जो दुश्मनों के ठिकानों पर सबसे पहले पहुँचता है और उनके पता लगाता है कि किस तरह से जो है दुश्मन यहाँ पे छुपे हुए हैं और उसकी पूरी सूचना जो है वो सेनाओं को दी जाती है और उसके बाद जो सेनाएं एक्शन करती है वो आज महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में देखने को मिला। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। तो बात अब आरपीएससी की, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। दरअसल इस परीक्षा के अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इन अभ्यर्थियों ने जयपुर में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ समेत अन्य नेताओं से मुलाकात की और उन्हें राहत देने की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि एक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार कुछ युवाओं को 9 महीने तो कुछ को महज 3.5 महीने का वक्त दे रही है, जो पूरी तरह गलत है और ऐसे में 27 अक्टूबर प्रस्तावित भर्ती परीक्षा को रद्द कर परीक्षा की संशोधित तारीखें जारी की जाए।
आरपीएससी प्रोग्रामर की जो भर्ती है 4800 पे ग्रेड की भर्ती है सर, और ये फॉर्म रीओपन हुए हैं अभी 3 महीने पहले, हमें 3 महीने ही मिले हैं। तो 3 महीने मिलने की वजह से हम गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें हम तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम हमें 6 महीने मिले। आरपीएससी ये भेदभाव नहीं करे। तो हम बीजेपी कार्यालय में आके हमारा उपाध्यक्ष साहब को ज्ञापन दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि आरपीएससी सबके साथ न्याय करे, और बीजेपी सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि युवाओं के साथ खड़ी रहेगी हर दम तक। हम लोग आज बीजेपी में ज्ञापन देने आए हैं। हमारे साथ आरपीएससी भेदभाव कर रही है। एक भर्ती जो 11 साल बाद आई है, पहले 2013 में आए थे, आज उसी को लिए हम लोग आज बीजेपी के उपाध्यक्ष साहब, अध्यक्ष साहब झावर सिंह खर्रा साहब, यूडीएच मंत्री हैं, कृषि मंत्री जो किरोड़ी लाल मीणा जी से मिलके आए हैं। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी प्रोग्रामर की डेट आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि हमें ना प्रॉपर टाइम नहीं मिला हुआ है। हमारे पास घर में भी इतना टाइम नहीं है, नहीं कोई हमारे घर वाले बैठा के रखेंगे 11-11 साल तक। तो हमें कम से कम 5 से 6 महीने चाहिए, ताकि उनके बराबरी कर सके बस। वहीं इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म पर जयपुर में आज से 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में नवजात स्क्रीनिंग और प्रारंभिक निदान को लेकर के विस्तार से चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर स्क्रीनिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रारंभिक पहचान के महत्व को समझकर परिणामों में सुधार कर विशेषज्ञ अपने विचार रख रहे हैं, जिसमें आनुवांशिक निदान में नवीनतम खोजों का विश्लेषण, नई चिकित्सा और उपचार जैसे एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा, जीन चिकित्सा और अन्य उभरते हुए उपचार विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। ISIEM के सचिव डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि सम्मेलन का केंद्र बिंदु आनुवांशिक मेटाबॉलिज्म को विकारों के डायग्नोसिस करने, मैनेजमेंट और चिकित्सा के क्षेत्र में हालिया प्रगति और अपडेट पर आधारित है। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं और पिछले कुछ समय में देखा भी गया है कि मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा प्रगति करी है। जो मेडिकल साइंस में नई चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, उसमें एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करके एक साइंस है जो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। और न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का कंसेप्ट ये होता है कि किसी को भी अगर कोई मेटाबॉलिक एरर है तो उसको सिम्टम ऑनसेट से पहले ही पता कर लिया जाए। अमूमन ये देखा गया है कि ये जो बीमारी के पेशेंट्स होते हैं, ये लक्षण आने के बाद ही अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। बट आने वाले समय में गोल ये है कि डिसेबिलिटी और डेथ को प्रिवेंट करने के लिए और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बीमारियों को अर्ली सिम्टोमेटिक या प्री सिम्टोमेटिक स्टेजेस में पकड़ा जाए। उधर कोटपुतली के कायमपुरा बास गांव में अवैध ब्लास्टिंग और खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों की तरफ से अपनी समस्या को लेकर उपखंड कार्यालय पर पहुंच करके प्रदर्शन किया गया है और ग्रामीणों ने अवैध खनन और अवैध ब्लास्टिंग को तुरंत रुकवाने की मांग को लेकर के एसडीएम को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया इस गाँव में बदमाशों से भरी पिकअप और कैंपर से घूमते हैं, ग्रामीणों को गाँव खाली कराने की धमकी देते हैं। ग्रामीणों ने मामले में सुनवाई नहीं होने पर धरना देने और बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी प्रशासन को दी है। वहीं प्रशासन की नाक के नीचे ये खनन माफिया आतंक फैला रहे हैं, आए दिन अवैध ब्लास्टिंग करते हैं, लेकिन प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। प्रशासन कि ग्राम के अंदर वर्षों से पुरानी माइन से बंद पड़ी है, जिनको खनन माफिया और रॉयल्टी ठेकेदारों ने मिलीभगत करके उन खानों को खरीद के अपने नाम ट्रांसफर करके ग्रामवासियों को प्रताड़ित करने के लिए इन्होंने पूरे गांव को पाबंद करवा दिया। गांव में लगभग 70 व्यक्तियों को शांति भंग के नोटिस पुलिस द्वारा दिए गए, जबकि ग्रामवासियों ने अभी तक वहां पे न कोई अप्रिय घटना घटित हुई और न वहां कोई झगड़ा हुआ। उसके बावजूद प्रशासन ने मिलीभगत करके ग्रामवासियों को पाबंद किया। अभी मेरे पास कुछ ग्रामवासी आए हैं कायमपुरा बास के 20-30 लोग, जिसमें उनका मेन इश्यू है कि आबादी क्षेत्र में कोई माइंस है, एमएल नंबर है 85, 87, 88, जिसके संबंध में अवैध ब्लास्टिंग हो रही है, वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है और वहाँ पे वायु प्रदूषण, इस संबंध में भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। और एक कोई रास्ते का मामला है, कोई गैर खातेदारी से इलीगल रास्ता जानबूझ के माइंस होल्डर्स ने चालू किया है। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां बडगाम में बस खाई में गिरने की जानकारी सामने आ रही है और इस हादसे में